अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हुए हैं पाकिस्तान अफेयर CSS के अंदर हम कैसे पढ़ते हैं, और पर्टिकुलरली हम जो ऑनलाइन हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर हमारी मेथडोलॉजी क्या होती है और पाकिस्तान अफेयर का जो सिलेबस है उसको करने का तरीक़ाकार हम क्या अडॉप्ट करते हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक ओरिएंटेशन लेक्चर के तौर पर इस वीडियो को देखा जाएगा। और ये हम बताएंगे कि पाकिस्तान अफेयर या करंट अफेयर या हमारे फॉरम पे जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं अदर्स, उनकी जो क्लासेस हम लोग ऑनलाइन ले रहे होते हैं उसके अंदर हमारा मेथड क्या होता है। पहली बात तो हम लोग ये क्लियर कर लें कि ये पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर एंड जनरल साइंस एंड एबिलिटी ये एक कंबाइन फॉर्म में जो है वो कंपल्सरी के सब्जेक्ट में ऑन किया जाता है। तो एक कॉमन सी मिथ बनती है हमारे यहाँ एकेडमी कल्चर के अंदर कि जी आप इन सब्जेक्ट्स को तो आप जो है वो कंपनसेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, कि इनका जो एग्रीगेट है वो तीनों का मिलकर बनता है। तो याद रहे CSS के एग्ज़ाम में, चूँकि कंपटीशन का एग्ज़ाम है, तो वहाँ पे जो एग्रीगेट है वो मार्क्स के हिसाब से भी बनता है। अब ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, और वो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का कहीं अगर प्रॉब्लम आता है मार्क्स के हिसाब से तो उसके साथ कंपनसेट कर सकते हैं। नॉट इन दैट सेंस कि जी आपका कोई ऑप्शनल फेल है तो इसके साथ कंपनसेट होता नहीं, बट के ऑप्शन में अगर कहीं मार्क्स कम आ गए और एग्रीगेट का इशू बन रहा है तो फिर आप इन सब्जेक्ट्स के थ्रू जो है वो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पाकिस्तान अफेयर आपको मोर देन 75 तक आपको मार्क्स दे जाता है। इसी तरह करंट अफेयर्स भी +70 तक आप लोग गेन कर सकते हैं। जनरल साइंस एबिलिटी अगर आपने अच्छे से तैयार किया है तो वो भी 70 और 80 के दरमियान आपको स्कोर कर देता है। तो एक अच्छा स्टूडेंट जो बैलेंस वे से इनको लेकर चल रहा है वो 170 से 210 के दरमियान स्कोर कर जाता है, अगर वो प्रॉपर वे से इन 3 सब्जेक्ट्स को ओन करता है। तो पहली तो बात ये है कि आप सब्जेक्ट्स की इम्पोर्टेंस को फील करें और उसके हिसाब से फिर आप अपनी प्रिपरेशन को देखें। दूसरा कंसर्न ये है कि पाकिस्तान अफेयर को पढ़ने का और करंट अफेयर को पढ़ने का जो तरीका है वो बड़ा कॉमन सा जो हम एकेडमिक कल्चर में देख रहे होते हैं कि विदाउट कंसल्टिंग द सिलेबस जो है वो स्टूडेंट लगे हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट्स के जब कॉल्स आ रही होती हैं, क्वेरीज आ रही होती हैं, तो वो ऐसी बुक्स भी पढ़ रहे होते हैं जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, जैसे कि ट्रैक टू पाकिस्तान आ गया, या कोई जो टीचर कोई भी ऐसी बुक रिकमेंड कर देता है तो वो पढ़ने लग जाते हैं। तो हम हमेशा अपनी वीडियोज़ में आप लोगों को ये कहते हैं कि जब आप CSS के सिलेबस को जब तक आप कंसल्ट नहीं करेंगे आपको पता नहीं होगा कि टॉपिक कौन सा है, कंटेंट में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, और आप उसको उस हवाले से प्रिपेयर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप दूसरी अदर बुक्स की तरफ चले जाएंगे, और अदर बुक्स जो हैं वो आपका कंटेंट जो है वो तैयार नहीं करवा देती। तो इस ऐसी सूरत में क्या होता है कि आपकी जो मेहनत है वो ज़्यादा होती है, लेकिन आउटपुट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जो है वो आप लोगों का आपको नहीं मिल रहा होता। पाकिस्तान अफेयर को अगर हम देखें तो आलमोस्ट इसमें 28 टॉपिक्स हैं, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बड़े क्लियरली हैं, मतलब सिंगल टॉपिक के बेस पे हम लोग ऑन करते हैं, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सब टॉपिक्स के तौर पर उनके अंदर फर्दर सब टॉपिक्स भी देखे जाते हैं। याद रहे कि पाकिस्तान अफेयर को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं मेजरली। पहला हिस्सा तो ये है कि वो पाकिस्तान की पार्टीशन से पहले, इंडिया के पार्टीशन से पहले, जैसे प्री पार्टीशन का एरिया जो है हम लोग देखते हैं, और उसके बाद जो दूसरा कंसर्न है वो पोस्ट पार्टीशन है। पोस्ट पार्टीशन में फिर फर्दर जो है हमारे प्रॉब्लम्स हैं और इश्यूज़ हैं जिनको हम लोगों ने देख के जाना होता है, और पेपर डिमांड जो है वो इस पर डिपेंड कर रही होती है। और तीसरा जो कंसर्न है वो ज़रा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से पाकिस्तान के आता है, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसे हम दूसरा फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाते हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान अफेयर को हम 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक प्री पार्टीशन, एक पोस्ट पार्टीशन। और पोस्ट पार्टीशन में फिर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, और तीसरा जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर पाकिस्तान का जो रोल मिलता है इन द फॉर्म ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस, वो हम देख पाते हैं। हम अपने ऑनलाइन फोरम के अंदर जो हम लोग अपनी क्लासेस कंडक्ट कर रहे होते हैं पाकिस्तान अफेयर की,
इन 28 टॉपिक्स को हम लोग ऑलमोस्ट 5 to 6 वीक्स के अंदर जो है वो डील करते हैं कि फर्स्ट वीक में हमने क्या पढ़ना है, सेकंड वीक में क्या पढ़ना है, थर्ड वीक में और फोर्थ वीक में। और हमारे जो मैथडोलॉजी है वो 2 से 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है। पहले तो ये है कि हम लेक्चर मेथड अडॉप्ट करते हैं क्लासेस के अंदर। दूसरा ये है कि फिर हम उनको रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द रिसर्च पेपर, जो कि हम हमेशा अपनी इस चैनल्स के थ्रू आप लोगों को बताते रहते हैं कि जी नो बाजारी बुक्स, यू नो दैट के नो नोट्स। तो हम लोग जो है वो रिसर्च पेपर्स पे फोकस कर रहे होते हैं, तो वो रिसर्च पेपर्स हम आपको जो है वो प्रोवाइड कर लेते हैं बिफोर द लेक्चर या आफ्टर द लेक्चर, आप जो भी टॉपिक का हम लेक्चर देने जा रहे होते हैं। उसके बाद जो तीसरा हमारे पास जो फैक्टर है हमारी क्लासेस का, वो होता है हमारे टेस्ट, कि हम ऑलमोस्ट हर 4 टॉपिक के बाद एक टेस्ट जो है वो कांटेक्ट कर रहे होते हैं स्टूडेंट से। और वो स्टूडेंट क्या करता है कि अपने घर में बैठ के टेस्ट जो है वो उसको मेल कर दिया जाता है और एक स्पेसिफिक टाइम बता दिया जाता है कि आप इस टाइम से लेकर इस टाइम तक आप टेस्ट करें। और 1-8 घंटा जो है 1.5 आवर ऊपर लेके हम उन्हें कह देते हैं कि ये जी आप ऑनलाइन कैम स्कैनर के ज़रिए इन द फॉर्म ऑफ द PDF आप हमें भेज दें, जो कि गूगल क्लासरूम में एक स्पेसिफिक पार्ट होता है क्लास एक्टिविटी का। तो उसके बाद फिर हम उसको चेक करके जो है वो उनको रिटर्न कर रहे होते हैं। इस तरह से क्या होता है कि जो हमारे पास स्टूडेंट आता है उसकी प्रिपरेशन साथ साथ चल रही होती है। फिर हम थोड़ा सा ये भी उनके साथ कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने टीचर्स, जो हमारे फोरम पे हमारी जो फैकल्टी मेंबर है वो उनके लिए ओपन होती है, तो वो अपने टीचर से जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है, अपने उसके प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस कर सकता है। तो ये ऑलमोस्ट हम अपने तमाम जो सब्जेक्ट हैं हमारे कंपल्सरी के, उन सब में हम यही मेथडोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, लेक्चर्स, रीडिंग मटेरियल और टेस्ट। उसका बेनिफिट क्या होता है कि जब एक स्टूडेंट हमारे क्लास में आता है और वो जब कंप्लीट कर लेता है तो ऑलरेडी उसका वो सब्जेक्ट कवर्ड होता है। इवन यहाँ तक कि हम उसको कहते हैं कि ठीक है जी अगले हफ्ते में अगर आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो इवन यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड दैट वन के जी आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं हमारी तरफ से। लेकिन शर्त ये है कि वो हमारी रीडिंग मटेरियल को भी कंसल्ट करे और जो उसको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, पर्टिकुलरली उसके जो टेस्ट चेक हुए हैं और उनको जो फीडबैक मिला है, कमेंट्स हमने उनको दिए हैं, उसके मुताबिक वो अपने आप को तैयार करता है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि 5 to 6 वीक्स एटलीस्ट जो है वो हम लोग लेते हैं एक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। तो पाकिस्तान अफेयर में भी 5 to 6 वीक्स लग जाते हैं, जहाँ पे लेक्चर्स और उसके बाद रीडिंग्स, दैन थर्ड वन जो है टेस्ट भी कंडक्ट करते हुए। इसमें फर्स्ट वीक जो है उसके अंदर हम लोग 4 टॉपिक्स जो है वो हम लोग देखते हैं, 3 to 4। और फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा जो फर्स्ट वीक है वो ज़्यादातर हमारा प्री पार्टीशन पे चलता है और हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है वो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर होता है। और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान विद द पर्सपेक्टिव ऑफ कायद-ए-आज़म एंड इल्हामा इकबाल हम लोग देख रहे होते हैं इस लेक्चर में कि कायद-ए-आज़म साहब आइडियोलॉजी को कैसे देख रहे थे, इल्हामा इकबाल ने आइडियोलॉजी को किस तरह से रिप्रेजेंट किया अपनी पोइट्री के अंदर, अपने फ़िलासफ़ी के अंदर, और उसके बाद फिर एज अ पॉलिटिशियंस इकबाल इसको किस तरह से देख रहे थे। नेशनलिज़म के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है कि हम लोग किस नेचर ऑफ नेशनलिज्म को ओन कर रहे थे थ्रू द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान और थ्रू द टू नेशन थ्योरी। और इसके अलावा जो है हम लोग कायद-ए-आज़म की स्पीचेस और उसकी जो डॉक्ट्राइन है, जो उनके फेसेस हैं लाइफ के, जहाँ पे वो टेरिटोरियल नेशनलिज्म से रिलीजियस नेशनलिज्म की तरफ आ रहे होते हैं, हम उनको डिस्कस कर रहे होते हैं। हमारी जो दूसरी क्लास होती है उसके अंदर हम लोग रिफॉर्मर्स को डिस्कस करते हैं, बिकॉज हमारी जो डॉक्ट्राइन है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान that is based over the ingredients of the reformers, जो कि which are given on the base of the religion, और हम लोग उसको फिर दीन इलाही के पीरियड से ऑनवर्ड लेके आते हैं टिल सैयद अहमद खान कैन बी कंसिडर एज अ रिफॉर्मर इन सच अ वे दैट के जी उन्होंने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जो रिफॉर्म्स की पर्टिकुलरली फॉर द मुस्लिम सोसाइटी, उसमें फिर जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ था शाह वली साहब हैं, सैयद अहमद शहीद साहब हैं, उसके बाद शेख अहमद सरंदी हैं। तो ये 3 to 4 पर्सनालिटीज़ हैं जिनको हम लोग देख रहे होते हैं। तीसरा जो हमारा लेक्चर होता है वो होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहे थी ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड फॉर द मुस्लिम सोसाइटी। और उसके अंदर जो है हम 3 मेजर
इंस्टीट्यूट्स देख रहे होते हैं, अलीगढ़, उसके बाद देवबंद और देन नदवा। और कि देवबंद ने किस तरह से मुस्लिम एजुकेशंस को ऑन किया, अलीगढ़ ने देवबंद को किस तरह से अपोज करते रहे ऑन द बेस ऑफ द देयर बेसिक स्कूल ऑफ थॉट, जो कि उनका एक रिजिड स्कूल ऑफ थॉट था और आर्थोडॉक्स पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा था, जबकि अलीगढ़ जो है वो लिबरल पर्सपेक्टिव से ऑन किया गया है सोसाइटी के अंदर। और नदवा ने इन दोनों के जो ओपिनियंस थी उनको किस तरह से मर्ज किया। देन ये हमारा जो 3 लेक्चर्स होते हैं, इसके अंदर हम प्री पार्टीशन का जो है वो इरा कंप्लीट करते हैं। अगर आप सिलेबस को देखें तो आपके सिलेबस के अंदर भी ऑलमोस्ट यही चीज़ें हैं, जबकि ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं जो हमारी बाजारी बुक्स हैं वहाँ पे आपको प्री पार्टीशन का वो सारा इरा समझाया जाता है या पढ़ाया जाता है 1857 से लेकर 1947 तक। तो याद रहे कि वो डायरेक्टली हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इनडायरेक्टली डिस्कशंस के अंदर ये चीज़ें इन हो सकती हैं, बट हमारा जो सिलेबस का कंटेंट है वो इन 3 मेजर उस पर कंसर्न कर रहा है। उसके बाद आफ्टर पार्टीशन जब आते हैं तो हमारे पास हम सबसे पहले कवर कर रहे होते हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, और इसमें कुछ हमारी क्लासेस ऐसी होती हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ भी हम लेके चल रहे होते हैं। तो हमारा जो 4th लेक्चर है वो है इकोनॉमी के ऊपर होता है कि इकोनॉमी किसी भी स्टेट के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और इकोनॉमी के जो पिलर हैं, बेसिक पिलर जिस पे इकोनॉमी खड़ी होती है किसी स्टेट की, उसको हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल वो नेचुरल रिसोर्सेज पे होती है, ह्यूमन पावर पे होती है, एग्रीकल्चर पे होती है, इंडस्ट्री पे होती है। तो ये 4 चीज़ें किस तरह से किसी मुल्क की इकोनॉमी को खड़ा करती हैं, और फिर वो मुल्क इनकी बेस पे अपनी इकोनॉमी को किस तरह से लेके चलता है, और ये इकोनॉमी कैन बी कंसीडर एज अ मेजर पिलर ऑफ दैट कंट्रीज़ फॉरेन पॉलिसी। इवन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर फिर हम इकोनॉमी का रोल देख रहे होते हैं। इस क्लास के अंदर हम लोग एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को मेजर फोकस कर रहे होते हैं, और बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं इकोनॉमी के स्टेट के अंदर हमारे यहाँ जो ऑन किए जाते हैं मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, और उसके बाद इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी। देन हम जो लेक्सी ऑन कर रहे हैं इकोनॉमी की, इकोनॉमिक मॉडल्स को देख रहे होते हैं, जिसमें कॉलोनियल इकोनॉमिक मॉडल है, कैपिटलिस्ट है, उसके बाद अगर हम देखें तो सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल है, इंपीरियलिस्टिक इकोनॉमिक मॉडल है। फिर हम इसके साथ एक आध थीरीज़ को भी इसके साथ अटैच करने की कोशिश करते हैं, सो दैट हमें अंडरस्टैंडिंग मिले कि हम इकोनॉमी को लेके कैसे चलते हैं और किस तरह से हम इनका जो है कंसर्न जो है वो देख रहे होते हैं। ये हमारा फर्स्ट जो है वीक का जो क्लासेस हैं, हम इसको इस तरह से ऑन कर रहे होते हैं। इसके बाद ये 4 हमारे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं, तो इसके बाद एक टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं, और उसमें स्टूडेंट्स को 1 से 2 दिन दिए जाते हैं कि जी आप अपनी रीडिंग्स को कंप्लीट कर लें, और उसके बाद टेस्ट हमें जो है वो दें, और देन हम लोग नेक्स्ट वीक की तरफ चले जाते हैं। और नेक्स्ट वीक में हम फर्दर 3 to 4 क्लासेस देख रहे होते हैं। हमारी डेली बेसिस पे क्लासेस नहीं हो रही होती, एक दिन की क्लास होती है, और फिर अगले दिन हम रीडिंग के लिए उनको टाइम दे रहे होते हैं, और उसके बाद फिर अगले दिन क्लास होती है, सो दैट स्टूडेंट जो हमारे है साथ चल रहा होता है वो अपना टॉपिक साथ के साथ कवर करे हमारी रीडिंग के थ्रू, और अंडरस्टैंडिंग जो हमने थ्रू द लेक्चर दिए हैं उसके थ्रू जो हम लोग देख रहे होते हैं कि किस तरह से इसको वो कवर कर सकता है। और फिर टेस्ट से पहले 1 से 2 दिन हम उनको प्रिपरेशन का दे रहे होते हैं कि जी आप इनको अगर किसी की कोई रीडिंग रहती है तो उसको कंप्लीट कर ले। सेकेंड वीक में हम लोग जो अपना 5th लेक्चर होता है या 5th क्लास होती है उसको हम ऑन कर रहे होते हैं, और वो है हमारे पास जो हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान का जो प्रॉक्सी वॉर कंसेप्ट है पाकिस्तान के यहाँ, और प्रॉक्सी वॉर को किस तरह से देखा जाता है, प्रॉक्सी वॉर की मैकेनिज़्म क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, और प्रॉक्सी वॉर ऑन कैसे की जाती है। ये 3-4 चीज़ें हैं जो प्रॉक्सी वॉर की अंडरस्टैंडिंग बेसिक हम लोग बनाते हैं, सो दैट स्टूडेंट्स देख सके कि प्रॉक्सी वॉर जो है वो किस तरह से इंगेज होती है, इसकी मेथोडोलॉजी कैसे हम लोग देखते हैं। और फिर हम देखते हैं कि प्रॉक्सी वॉर में 2 तरह के कंट्रीज़ इन्वॉल्व होते हैं। एक वो कंट्रीज़ होते हैं जो प्रॉक्सी वॉर के में विक्टिमाइज होते हैं, और एक होते हैं जो डिज़ाइनर होते हैं। तो इनमें फ़र्क क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इनको इस एंगल से खड़ा कर रही हैं। देन हम प्रॉक्सी वॉर को जो है अडॉप्ट कर रहे होते हैं विद द पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान इसमें डिज़ाइनर के तौर पर कैसे आ रहा है, और पाकिस्तान इसमें विक्टिम के तौर पर कैसे आ रहा है। और इससे के साथ हम लोग फिर देख रहे हैं कि पाकिस्तान के
अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट इन द फॉर्म ऑफ द प्रॉक्सी वार कौन कौन से है, और उसमें फिर हम वो तमाम कंट्रीज़ को देख रहे होते हैं जो पाकिस्तान के साथ ये प्रॉक्सी वार में इंगेज हैं या पाकिस्तान के अगेंस्ट इंगेज हैं, क्योंकि प्रॉक्सी वार में हमेशा ब्लॉक की सूरत में कंट्रीज़ इंगेज हो रहे होते हैं, जैसा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान और उसके साथ यूएई, देन अमेरिका, अफगानिस्तान एंड इंडिया। ये मेजर कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान के साथ प्रॉक्सी वार में इंगेज हैं या पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रॉक्सी वार में इंगेज हैं। तो फिर हम इनकी एक परसेप्शन देख रहे होते हैं कि किस तरह से इनका जो मैटर्स हैं प्रॉक्सी वार के वो ऑन किए जा रहे हैं या डिसऑन किए जा रहे हैं, और पाकिस्तान किस पोजीशन में खड़ा है प्रॉक्सी वार के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद ये हमारा ये जो टॉपिक है वो मोर देन 2 डेज़ पे चला जाता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है उसमें हम लोग देख रहे होते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है पाकिस्तान का वो किस तरह से ये जो एग्जिस्ट कर रहा है। अब न्यूक्लियर प्रोग्राम में हम लोग न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया देख रहे हैं, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम की जस्टिफिकेशन देख रहे हैं, और उसके अंदर फिर ये देखते हैं कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या है। देन हम लोग ये देख रहे होते हैं कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर जस्टिफिकेशन है टू एक्सपेंड द न्यूक्लियर वेपनाइजेशन जो पाकिस्तान जिसमें खड़ा है, और देन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिटिक्स के ऊपर जो उनके रिजर्वेशंस हैं वो क्या क्या हैं, और पाकिस्तान किस तरह से न्यूक्लियर स्टॉक पाइल अपना इंगेज करता है, और पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रेटेजिक अप्रोच से टेक्टिकल अप्रोच की तरफ कैसे जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं न्यूक्लियर पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और उसके अंदर हम न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को भी देख रहे हैं और कमांड एंड कंट्रोल को भी देख रहे होते हैं, और कंपैरेटिव अप्रोच बना रहे होते हैं विद इंडिया, बिकॉज हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो एक रिएक्शनरी प्रोग्राम है विद द इंडिया, सो दैट उसको भी हम देखना चाह रहे होते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में न्यूक्लियर पॉलिटिक्स कैसे आ रही, फिर न्यूक्लियर पॉलिटिक्स साउथ एशिया में कैसे आ रही, और फिर पाकिस्तान जो है वो किस तरह से न्यूक्लियर पॉलिटिक्स में इंगेज है अगेंस्ट द इंडिया, और कौन से कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान के साथ हैं इस न्यूक्लियर पॉलिटिक्स में, और कौन से कंट्रीज़ हैं जो टफ टाइम देते हैं पाकिस्तान को न्यूक्लियर पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होती है 7th क्लास, इसके अंदर हम लोग वॉर एंड टेररिज्म को देख रहे हैं। एक तो बिकॉज दैट इज़ अ मेजर टॉपिक ऑफ द पाकिस्तान अफेयर एज वेल एज अ करंट अफेयर, और न्यूक्लियर पॉलिटिक्स भी कैन बी कंसिडर्ड अ मेजर टॉपिक ऑफ द करंट अफेयर। तो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं पाकिस्तान अफेयर के जो कि करंट अफेयर में भी हैं और आईआर में भी हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी हैं, और ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि ऐसे के टॉपिक्स भी बनते हैं। तो उस लिहाज से जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो टॉपिक्स हैं इनको अगर हम पाकिस्तान अफेयर में कम्प्रीहेंसिव वे से कर लें तो अदर सब्जेक्ट्स में भी हम इनको जो है वो इंगेज कर सकते हैं। तो इस वॉर एंड टेररिज्म में तो हम पहले तो टेररिज्म की हिस्ट्री को देख रहे होते हैं कि टेररिज्म क्या ये न्यू फिनोमेना है, यानी कि जैसे 9/11 से शुरू हो रहा है या इससे पहले भी हैं। फिर हम यूरोपियन अप्रोच देख रहे हैं जो कि टेररिज्म को डिफ़ाइन कर रहे हैं, और याद रहे कि टेररिज्म की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेटली हम लोग वेस्टर्न कल्चर से ऑन कर रहे होते हैं, और वो इस टेररिज्म फिनोमेना को कैसे देखते हैं। फिर हम टेररिज्म की डेफिनेशन जो उन्होंने हमें दी या हमने ऑन की, और वहाँ से लेकर उसकी इम्प्लीमेंटेशंस जो हैं उनकी अप्रोच को देख रहे हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म किस तरह से प्रोपेगेट किया गया, उसको ऑन किया गया, उसके खिलाफ फिर काउंटर टेररिज्म पॉलिसीज़ बनाई गई, और फिर देखते हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज़ वॉर एंड टेररिज्म में किस तरह से इंगेज होती है। देन जो हमारी नेक्स्ट क्लास होती है उसके अंदर हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो टेररिज्म की काउंटर टेररिज्म की पॉलिसी है, और बिकॉज 9/11 के वाक़े के बाद टेररिज्म का जो सारा सेंटर है टेररिज्म अप्रोच का वो अफगानिस्तान के अंदर होल्ड किया गया। तो अफगानिस्तान इज़ अ नेबरिंग कंट्री, तो अफगानिस्तान के साथ 6 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जिनमें से पाकिस्तान जो है वो सबसे ज़्यादा बाउंड्री उनके साथ अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है। तो देखना ये है कि पाकिस्तान के ऊपर इस अफगानिस्तान के अंदर जो सिविल वॉर है, मिलिटेंसी है, टेररिज्म की पर्सपेक्टिव से हम लोग देख रहे हैं उस वॉर को, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर कैसे पड़ रहा है। इन चीज़ों को जब हम देखेंगे तो हम लोगों का जो एक टॉपिक है जिसमें यह है कि वॉर इन अफगानिस्तान एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, particularly after 2014, because 2014 was the year जहाँ पे वॉर एंड टेररिज्म को ऑफिशियली जो है वो एंड कर दिया गया, डिक्लेयर किया कि जी यहाँ से
हम वॉर एंड टेररिज्म को एंड कर रहे हैं। और क्योंकि हमने जो टेररिज्म वॉर एंड टेररिज्म की जो टारगेट्स रखे थे वो हमने पूरे कर दिए, जिसमें ओसामा बिन लादेन को पकड़ना था, तालिबान को डिथ्रोन करना था, उसको अलकायदा को एरेडिकेट करना था एट ग्रास रूट लेवल। तो उन्होंने कहा ये जी हमारे टारगेट पूरे हो गए, तो लिहाजा अब हम लोग जो है नेटो की जो फ़ौज है उसका इनखला करने लगे हैं। और उसके बाद नेटो जो है वो कन्वर्ट हो गई साफ में। अब देखना ये है कि अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन क्रिएट हुई ड्यू टू द रीजनल पॉलिटिक्स, जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि अमेरिकन्स इन्वॉल्व हैं, उसके अलावा इंडिया ईरान इन्वॉल्व है, सऊदी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, चाइना उसमें क्या चाह रहा है, फिर रशियंस जो है उनकी इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व है, और पाकिस्तान इन सारी चीज़ों को कैसे फेस भी कर रहा है, बेयर भी कर रहा है, और अपनी पॉलिसीज़ किस तरह से इन कर रहा है। तो इस टॉपिक के अंदर मोस्टली हम लोग जो है इन चीज़ों को देखते हैं। तो ये हमारा सेकेंड वीक और थर्ड हाफ वीक भी इसके अंदर लग जाता है। और फिर इन 4 से 5 टॉपिक्स के बाद फिर हमारा एक टेस्ट होता है, और उस टेस्ट के अंदर फिर हम जो है वो एवेल्यूएट कर रहे होते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि इस वीक के ड्यूरेशन में हमने जो बच्चों के अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया, उन्होंने कितना इसमें आउटपुट हमें दिया। एंड देन फिर हम लोग आगे चलते हैं थर्ड वीक की तरफ, और थर्ड वीक में जो हम लोग हमारे टॉपिक्स होते हैं उनको हम देख। थर्ड वीक में जो हमारी क्लास होती है वो हम लोग डेमोक्रेसी के ऊपर बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमारे सिलेबस के अंदर 2 चीज़ें दी हुई हैं, एक है एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, दूसरा पॉलिटिकल हिस्ट्री है। अच्छा, एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी हमारे जो सिलेबस है उसमें सिंस 1971 से ऑनवर्ड है, लेकिन हम इसके अंदर कॉलोनियल पीरियड से डेमोक्रेसी का आगाज़ करते हैं, क्योंकि जब तक हमें डेमोक्रेसी की इब्तदा के बारे में नहीं पता चलेगा और हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव जो है वो दिया कैसे गया हमारी सोसाइटी के अंदर, और फिर हम उसको कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे अगर इंडिया और पाकिस्तान के सोसाइटी के अंदर जो डेमोक्रेटिक कल्चर है, उस वक्त तक हम लोग पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को सही मायनों में अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते और डिस्कस भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, कॉलोनियल पीरियड से डेमोक्रेटिक कल्चर को देखना होता है, और उसके बाद फिर डेकेड्स टू डेकेड्स हम पॉलिटिकल हिस्ट्री को देख रहे हैं। तो ऑलमोस्ट इसमें भी हमारे 2 और 3 लेक्चर्स हो जाते हैं डेमोक्रेसी के ऊपर, कि एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, फिर सोशल एस्पेक्ट्स डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेटिक कल्चर को देखते हैं सोसाइटी के अंदर, फिर हम एक कंपैरिजन कर रहे होते हैं सोसाइटी के अंदर डेमोक्रेटिक और एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस के दरमियान कि ये चीज़ें एग्जिस्ट कैसे कर रही हैं। फिर इसके बाद जब ये बेसिक चीज़ें हमें समझ आ जाती हैं कि डेमोक्रेटिक कल्चर ग्रास रूट लेवल से लेकर रूलिंग क्लास तक किस तरह से फ्लोरिश कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, हमारे घर में डेमोक्रेटिक कल्चर नहीं होता, होम जो है या हाउस जो है दैट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द स्टेट। अगर हमारे घर के अंदर डेमोक्रेटिक कल्चर नहीं है तो डेफिनेटली हम लोगों ने बाय बर्थ और बाय ग्रूम हमने डेमोक्रेटिक कल्चर को ऑन ही नहीं किया। उसके बाद हम सोसाइटी में जब जाते हैं तो सोसाइटी के अंदर भी डेमोक्रेटिक कल्चर नहीं है, वहाँ पे कंसेप्ट ऑफ मेजॉरिटी और डेमोक्रेटिक राइट्स का जो एक इम्पैक्ट है या उसका जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है वो हमारी नहीं बन रही। फिर इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर डेमोक्रेटिक क्लासरूम को कभी हमने इन्जॉय नहीं किया। तो ये तो एक सोसाइटी के अंदर डेमोक्रेटिक कल्चर जहाँ पे प्रोड्यूस होना चाहिए, जहाँ से हमने अपनी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस को ऑन करना है, वो हमें एग्जिस्ट करती हुई नज़र नहीं आती। फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट्स के अंदर हम देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी नहीं है जहाँ पे ट्रू डेमोक्रेटिक कल्चर हमें नज़र आए, सिवाय एक आध के। उसके बाद अगर हम उसके बाद देखते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर डेमोक्रेटिक कल्चर कितना है, तो उसके हम डिफरेंट एग्जांपल्स ले रहे होते हैं। देन हम लोग देखते हैं कैबिनेट के अंदर डेमोक्रेटिक जो अप्रोच है वो कैसे चल रही है, और कैबिनेट या जो एक इक़्तिदार का जो ग्रुप है जिसके अंदर हमारी रूलिंग क्लास बैठती है, वहाँ पे डेमोक्रेसी किस तरह से देखी जा रही है। तो ये चीज़ें फिर हम हाउस से लेकर कैबिनेट मीटिंग तक को जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं, फिर देख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक अप्रोच कहाँ कहाँ हमें मिल रही है और कहाँ कहाँ हमें नहीं मिल रही। फिर हम लोग एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस का जो कंपैरिजन है डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ वो करते हैं, और फिर ये देखते हैं कंपैरेटिव अप्रोच के साथ कि इंडिया के अंदर कैसे चल रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर डेमोक्रेसी कैसे चल रही है। तो इसके अंदर हमें 2 से 3 लेक्चर लग जाते हैं जो हम डेमोक्रेसी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इसका जो मेच्योर स्टेज है इस डिस्कशन की वह है पॉलिटिकल हिस्ट्री, कि हमारी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है फॉर एग्जांपल 1947 से लेकर ऑनवर्ड
वो कैसे चल रही है, और उसको फिर हम डेकेड्स में डिवाइड कर रहे होते हैं, 47 से 58 और 58 से जो है वो 69 है, एंड देन हम लोग 79 तक ले आते हैं, 78 तक, और 77 से ऑनवर्ड हम लोग देखते हैं, फिर 88 तक, एंड देन जो है वो एक पीरियड चलता है 88 से 99 तक, एंड देन परवेज़ मुशर्रफ ईरा, उसके बाद मौजूदा जो हम लोग देख रहे हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब हो गए, नवाज शरीफ साहब हो गए। तो यहाँ तक एक पॉलिटिकल हिस्ट्री को हम ऑन कर रहे होते हैं कि इन पीरियड्स के दौरान डेमोक्रेटिक कल्चर, डेमोक्रेटिक अप्रोच, डेमोक्रेसी और हमारी सोसाइटी किस तरह से जो है वो देखी जा रही होती है। उसके बाद हम लोग एथनिक इश्यूज़ को देख रहे होते हैं। ये हमारी 11th क्लास होती है, एथनिक इश्यूज़ और हमारी नेशनल इंटीग्रेशन। किसी भी सोसाइटी के अंदर जब हम लोग एथनिसिटी को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि उस सोसाइटी के अंदर एथनिक ग्रुप्स की नेचर क्या है और टाइप्स कौन सी हैं, क्योंकि एथनिसिटी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। वो रिलीजियस बेस हो सकती है, वो कल्चर बेस हो सकती है, वो सेंस ऑफ डिप्रिवेशन बेस हो सकती है, जैसे कैटलोनिया स्पेन के अंदर एक सेंस ऑफ डिप्रिवेशन, इकोनॉमिक डिप्रिवेशन के ऊपर वहाँ पे खड़ी हुई। जैसे कि रिलीजियस में ईस्ट तैमूर और इंडोनेशिया की बात हम कर रहे होते हैं, जैसे इंडिया के अंदर पाकिस्तान और इंडिया की बात अगर हम कर लें। कल्चर बेस जैसे कि बंगाली कल्चर के ऊपर अपना नेशनलिज्म खड़ा करके। तो सेंस ऑफ इकोनॉमिक डिप्रिवेशन से लेकर रिलीजन तक बीच में जो मैटर्स हमें आते हैं और जिनकी वजह से एथनिसिटी खड़ी हो सकती है, इवन सेक्टेरियनिज्म कैन बी कंसिडर पार्ट ऑफ इट, उनको हम डिस्कस करते हैं। और कौन सी रीजंस होती हैं, किस रीजंस की बेस पे किस तरह की एथनिसिटी क्रिएट होती है, और किसी मुल्क का नेशनल इंटीग्रेशन जो है किस तरह से जुड़ता है उस मुल्क की स्टेट ऑफ सॉवरेनिटी के साथ। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी है वो भी हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। मेजरली इसमें हम लोग 4 मेजर हम कह सकते हैं कि पॉइंट हैं जिनकी बेस पर एथनिसिटी क्रिएट हो सकती है, रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, उनको डिस्कस कर रहे होते हैं और फिर एक कंपैरेटिव अप्रोच बना रहे होते हैं विद अदर कंट्रीज़ के लबनान ने अपने एथनिक अप्रोच को कैसे कवर अप किया, मलेशिया में कैसे हुआ, चाइना में कैसे हुआ, और उसके अंदर हम देखते हैं कि अदर कंट्रीज़ में एथनिसिटी कैसे देखी जाती है और हमारे कंट्रीज़ के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर जो है वो एथनिसिटी किस तरह से देखी जा रही होती है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है वो है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट की डेफिनेशन बहुत वाइड है। ये ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट से लेकर अनइवन माइग्रेशन तक, और अनइवन माइग्रेशन से लेकर लॉबी, माफिया, इंडिविजुअल्स, ग्रुप, IGOs, NGOs, और यहाँ तक कि जो हम लोग देखते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर, ओवरऑल हम इनके लिए बात कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट are very important with the perspective of the 21st century. Reason is this कि ऐसे वो तमाम कंट्रीज़ जो कन्वेंशनल मिलिट्री पावर भी ओन कर रहे हैं, न्यूक्लियर भी हैं, और उसके साथ साथ वो जोग्राफिकली इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि किसी न किसी अलाइंस में खड़े हैं, किसी न किसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं। जस्ट लाइक यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ द पाकिस्तान के UNO के प्लेटफॉर्म पे भी हम खड़े हैं, OIC के मेंबर भी हैं, SCO के मेंबर भी हैं, SAARC के मेंबर भी हैं, और इसके अलावा न्यूक्लियर कंट्री भी हैं, दुनिया की 6ठी बड़ी आर्मी को भी ओन कर रहे हैं, और कन्वेंशनल वेपन्स के हिसाब से भी खड़े हैं, वेपन्स ऑफ वॉर भी हैं, वेपन्स ऑफ डिटरेंस भी हमारे पास हैं। तो लिहाजा एक बात तो बड़ी क्लियर है कि दुश्मन हमें वॉर एडवेंचर के लिहाज से प्रॉब्लमेटिक नहीं कर सकता। अब दुश्मन क्या करेगा, हमें ट्रेडिशनल से नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट पे ले आएगा। अब नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट हमारे हाँ बहुत सारे हैं और इनका वो एज ले सकता है। सबसे पहला तो है आपकी हमारी जो है वीक नेशनलिज्म है, और उसके बाद एथनिसिटी है। देन हम लोग देख रहे हैं कि इसके अलावा मल्टीपल अप्रोच के साथ अनइवन माइग्रेशन है। उसके बाद हम देखें तो हमारे पास इकनॉमिक डिप्रिवेशन है हमारे कुछ एरियाज़ के अंदर, जैसे रूरल एरियाज़ हैं, बलोचिस्तान का एरिया है, रूरल सिंध का है, साउदर्न पंजाब है, फाटा का एरिया है। अच्छा, इसके साथ हम लोग फूड सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव से खड़े प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं, ह्यूमन सिक्योरिटी के हिसाब से। देन ड्रग एक मेजर प्रॉब्लम है इन द फॉर्म ऑफ द नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट। सिमिलरली अगर हम इससे आगे चलते हैं तो नॉन स्टेट एक्टर हैं, जैसे कि IPPs माफिया है, रिसेंटली जैसे हम लोगों ने रिपोर्ट देखी शुगर माफिया है, फ्लोर के इश्यूज़ हैं, हमारे फूड के रिलेटेड बहुत सारे कंसर्न हैं।
तो ये जो इश्यूज हैं वो हमारी सोसाइटी को प्रॉब्लमेटिक करते हैं, इनजस्टिस से लेकर इकोनॉमिक डिप्रिवेशन तक, और बीच में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनका जो रोल आता है, मदलिया का जो रोल आता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग ओवरऑल विद द पर्सपेक्टिव ऑफ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट देख रहे होते हैं। एक हमारा कम्प्रीहेंसिव टॉपिक होता है जिसके ऊपर हमारे 1 से 2 दिन लगते हैं, दो लेक्चर्स हमारे इस पर लग जाते हैं टू अंडरस्टैंड, टू डिस्कस और इनको ये चीज़ों को रिलेट करने में। एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट का जो टॉपिक है वो ऐसे का टॉपिक भी होता है, आईआर का भी है, और उसके साथ करंट अफेयर को इनटेक्टली हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं, और पाकिस्तान अफेयर का तो डेफिनेटली हम इसमें देखते हैं। तो पाकिस्तान अफेयर के अंदर जो हमारी डिस्कशन चल रही होती है वो मल्टीपल है, वो सिर्फ पाकिस्तान अफेयर के साथ नहीं चल रही, वो हमारे साथ साथ करंट अफेयर को भी हम देख रहे होते हैं, और उसके साथ अदर सब्जेक्ट्स जो सोशल साइंस के उनको भी हम इसमें टैकल कर रहे होते हैं। इसके साथ जो नेक्स्ट हमारी क्लास होती है वह होती है हाइड्रोपॉलिटिक्स की। हाइड्रोपॉलिटिक्स दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद अगेन विद द मल्टीपल सब्जेक्ट्स, जिसमें करंट अफेयर है, उसके साथ अगर हम देखें तो डेफिनेटली इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस, ये सारी चीज़ें इनके साथ कंसर्न हो रही होती हैं। अगेन ऐसे का टॉपिक भी है। हाइड्रोपॉलिटिक्स को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक डोमेस्टिक लेवल इन द पाकिस्तानी सोसाइटी, वहाँ पे हाइड्रोपॉलिटिक्स कैसे देखी जा रही है, अमंग प्रोविंसेस, डैम कंस्ट्रक्शंस, वाटर मैनेजमेंट एट ग्रास रूट लेवल और एट गवर्नमेंट लेवल, और उसके अलावा दूसरा ये कि हमारे पास एक इंडस वाटर बेसन है दैट इज़ कनेक्टेड विद द अदर 3 कंट्रीज़, यानी कि अफगानिस्तान से हमारे वेस्टर्न ट्राइब्यूटरी रिवर आ रहे हैं, इंडिया से ईस्टर्न ट्राइब्यूटरी रिवर आ रहे हैं, और इंडस बजाते खुद चाइना से जो है वो एक चाइना के अंदर उसका सोर्स है। तो फिर ये पूरा इंडस वाटर बेसन जो है अब किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, हम उससे कैसे फैसिलिटेट हो रहे हैं, हम इंडिया और अफगानिस्तान की वाटर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से किस तरह से विक्टिमाइज हो रहे हैं, और इसके साथ साथ हम लोग ये पढ़ रहे होते हैं कि हम लोगों का कहाँ पे प्रॉब्लम्स डोमेस्टिकली चल रहे हैं, और किस तरह से आपको याद होगा कि डैम फंड जो है वो क्रिएट हुआ था बाय द चीफ जस्टिस साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब से भी के थ्रू भी, और उसके अंदर मेजर प्रॉब्लम्स क्या आ रहे थे, और एक्चुअली वो डैम अवेयरनेस, डैम फंड डैम अवेयरनेस या वाटर मैनेजमेंट के अवेयरनेस के बारे में हमें बताया जा रहा था। फिर एक पूरी मीडिया कैंपेन भी उसके साथ चली। इन सारी चीज़ों को फिर हम देखते हैं डोमेस्टिकली और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से भी, और ख़ुसूसन इंडस वाटर बेसन की जब बात कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम लोग देख रहे हैं इंडिया रीजनल जो पर्सपेक्टिव बनता है हमारा साउथ एशिया का, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये किस तरह से कलेक्टिवली ये कंट्रीज़ ऐसे हैं जो हाइड्रोपॉलिटिक्स की बेस पे एक दूसरे से लॉगर हेड होने वाले हैं नियर फ्यूचर और फार फ्यूचर में। इसमें हम कहते हैं यूएनओ की फोरम से बहुत सारी इंडिकेशन हमें दी गई कि जी आप अपने वाटर मैनेजमेंट को देख लो, बिकॉज वाटर मैनेजमेंट जो है वो लीड करेगा आगे फर्दर डिफरेंट प्रॉब्लम्स में। तो हाइड्रोपॉलिटिक्स को एक कम्प्रीहेंसिव वे से हम लोग जो है इसको अडॉप्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, इससे जो हमारा अगला टॉपिक होता है वो है नेशनल इंटरेस्ट, और फिर अगेन नेशनल इंटरेस्ट के साथ चैलेंज टू सॉवरेनिटी। इसमें नेशनल इंटरेस्ट में हम लोग एक तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट देख रहे हैं, जैसा कि पर्सनल इंटरेस्ट है, रीजनल इंटरेस्ट है, लोकल इंटरेस्ट है, इंटरनेशनल इंटरेस्ट है, और ये सारे टाइप ऑफ इंटरेस्ट जो है वो किस तरह से काउंटर हो रहे होते हैं नेशनल इंटरेस्ट के साथ, और नेशनल इंटरेस्ट विक्टिमाइज हो रहा है या स्ट्रेंथन हो रहा है ड्यू टू दीज टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे एक तो ये हम देखना चाह रहे होते हैं, दूसरा ये देखते हैं पाकिस्तान के अंदर नेशनल इंटरेस्ट बनते कैसे हैं, और पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट में इंगेज कैसे होता है। जैसा कि हमारे यहाँ मोस्टली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भी 3 से 4 लोग होते हैं जो नेशनल इंटरेस्ट डिज़ाइन कर रहे होते हैं, या तो रूलिंग क्लास कर रही है, या क्लर्जी कर रही है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंशियल क्लास कर रही होती है, या फिर जो है वो हम लोग देख रहे होते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो इसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो ये जो लोग हैं किस तरह से नेशनल इंटरेस्ट डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि एक रूलर जो है वो हमें आके बताता है कि जी मोटरवे बनाना हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, मेट्रो ऑरेंज ट्रेन बनाना नेशनल इंटरेस्ट है, और दूसरा रूलर कह रहा है नहीं जी ये तो इंटरेस्ट नहीं है नेशनल इंटरेस्ट, और 50 लाख घर बनाना जो है नेशनल इंटरेस्ट है, और तीसरा रूलर कह रहा है जी रोटी कपड़ा मकान नेशनल इंटरेस्ट है।
तो ये रूलर के नज़दीक नेशनल इंटरेस्ट वेरिएशन में कैसे चला जाता है, और फिर जो नेशनल इंटरेस्ट डिज़ाइन कर रहे होते हैं वो किस तरह से हमें बता रहे हैं, तो इनको देखना है। फिर हम ये भी देखते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर नेशनल इंटरेस्ट कैसे बनते हैं और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर कैसे बनते हैं, इनके दरमियान क्या डिफरेंस हो रहा है, और पाकिस्तान के ओरिजिनली इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से या पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से नेशनल इंटरेस्ट हैं क्या। इसके नेक्स्ट जो हमारी क्लास होती है वो होते हैं हमारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि मेजरली ये हैं तो हमारे ऐसे के टॉपिक, लेकिन हम इसको भी बीच में डील कर जाते हैं, जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ है, और उसके साथ साथ हम लोग एनर्जी के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं, सैनिटेशन है, इनको हम देख रहे होते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर इनका पोटेंशियल है और गवर्नमेंट लेवल पे मिसमैनेज कैसे किया जा रहा है, और गवर्नमेंट इसके बारे में सीरियस कितना है, और सोसाइटी इनके बारे में कितनी वेल अवेयर्ड है, और सोसाइटी किस तरह से इनको ओन करती है या डिसओन करती है अपने फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से और अपनी सोसाइटी की एग्जिस्टेंस के हिसाब से। इसके अलावा जो लास्ट वीक होता है हमारा, उसके अंदर हमारे जो 3 से 4 टॉपिक्स होते हैं, इनको फिर हम देखते हैं कि वो हम उनको किस तरह से जो है वो अपने आप को उसमें इंगेज कर रहे हैं। लास्ट वीक में हमारा जो पहला टॉपिक है वो कश्मीर इशू होता है। अब इसके अंदर चूँकि हम बहुत कुछ मीडिया से सुन रहे होते हैं, तो हम लोग इसको इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि कश्मीर इशू एक्चुअली रेज कैसे हुआ, जो कि हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव होता है, और मौजूदा जो पीरियड चल रहा है उसके अंदर कश्मीर इशू को हम देखते कि किस तरह से देख रहे हैं। आर्टिकल 370 और उसके बाद जो क्लास 35A है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है विद द इंडियन पर्सपेक्टिव और फॉर द पाकिस्तान, और कश्मीर को फिर हम देखते हैं कि हाउ कश्मीर कैन बी कंसिडर्ड एज अ वॉर ट्रॉफी। It is not a bone of contention between two countries. Actually, it is a major problem among 3 countries, जिनमें से चाइना है, इंडिया है और पाकिस्तान है। अब इनमें से जो 2 कंट्रीज़ हैं, जिनमें से चाइना और पाकिस्तान है, उन्होंने कश्मीर के मसले को किस तरह से सॉल्व किया ओवर द टेबल टॉक, जबकि इंडिया और चाइना के दरमियान कश्मीर का बोन ऑफ कंटेंशन कैसे है। जैसे आजकल हम लोग सुन रहे हैं लद्दाख के ऊपर जो बॉर्डर स्कम्शेस हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइनीज़ आर्मी, और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो किस तरह से। फिर हम ये देखते हैं कि कश्मीर के पार्ट्स कितने हैं, पाकिस्तान के पास कितना हिस्सा है जो कि ऑलमोस्ट 35% बनता है, इंडिया के पास 45% बनता है, चाइना के पास 20% बनता है, तो ये किस तरह से आपस में इंगेज होते हैं। और फिर उसमें यूएनओ का रोल क्या है, इंडिया ने किस तरह से ग्रैब किया कश्मीर की टेरिटरी को, तो इस टॉपिक में हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक होता है वो स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से हम बात कर रहे होते हैं। स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशंस ये दोनों चीज़ें कैसे चल रही हैं। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से जब हम स्टेट को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं तो वो कह रहे हैं कि 4 से 5 चीज़ें हैं जो कलेक्टिवली स्टेट को डिफ़ाइन करती हैं। टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशंस, और ये चारों चीज़ें मिलकर सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट को होल्ड करती हैं। तो इसका 5 चीज़ों के मजमूए को हम स्टेट का नाम देते हैं। तो हमारे पास जो स्टेट की ये 5 चीज़ें हैं, और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं इनको हम कैसे ऑन करते हैं। गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस नेचर का है और उसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं। देन हम देखते हैं कि वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है वो किस तरह से चल रही है, और देन हम ये देखते हैं कि हमारे मौजूदा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 उसकी अमेंडमेंट्स, और पर्टिकुलरली 18th अमेंडमेंट के बाद जो मेजर चेंजिंग आई विद द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, उनको फिर हम डिस्कस कर रहे होते हैं। इस तरह से ऑलमोस्ट हम लोग पाकिस्तान अफेयर के जो 20 से 22 टॉपिक जो हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कवर कर रहे होते हैं। अगर हम इसको देखें तो 28 में से अगर 20 से 22 टॉपिक्स कवर कर रहे हैं तो मोर देन 85% टू 90% जो है वो टॉपिक जो हमारा सिलेबस है कवर हो रहा होता है। और हर 4 टॉपिक्स के बाद आपके जो हैं वो टेस्ट हैं, तो ऑलमोस्ट 4 to 5 टेस्ट बन जाते हैं एक सब्जेक्ट पाकिस्तान अफेयर के। तो जब आप इन टेस्ट में के थ्रू गुजरते हैं और इनका फीडबैक आपको मिल रहा होता है, तो ना सिर्फ पाकिस्तान अफेयर तैयार कर रहे हैं बल्कि करंट अफेयर का 60 मार्क्स का जो पेपर है वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप कवर कर जाते हैं। अच्छा, उसके साथ अगर हम देखें तो पॉलिटिकल साइंस का एक जो पेपर है पेपर 2 उसको भी आप कवर कर जाते हैं मोर देन 60%। IR का पेपर 2 वो भी इसके साथ इनडायरेक्टली कवर हो जाता है।
तो पाकिस्तान अफेयर या करंट अफेयर, क्यों हम अक्सर अपनी वीडियोस में ये बता रहे होते हैं कि ये आपको सबसे पहले ग्रामर करनी चाहिए और उसके बाद ये 2 सब्जेक्ट आपको उठाने चाहिए। ये जब 3 सब्जेक्ट आप कवर कर लेते हैं, ग्रामर, पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर, तो उसके बाद आप ऐसे को कवर करके खड़े होते हैं। अगर आपको आपकी राइटिंग एक्सप्रेशन बेहतर है, देन आप उसके साथ साथ आईआर को अगर उठाएं तो आपका मोस्टली टॉप आईआर जो है वो मोर देन 60% टू 70% एक पेपर जो है वो कवर होता है। पॉलिटिकल साइंस भी का भी कंसर्न है। और उसके साथ फिर छोटे छोटे और जो ऑप्शनल पेपर हैं, जैसे जेंडर स्टडी के आप कुछ चीज़ें देख लेते हैं, सोशियोलॉजी के 1-2 टॉपिक हो जाता है, इकोनॉमिक्स अगर आपने रखी है तो उसके भी 3-4 टॉपिक हो जाते हैं, तो वो इनडायरेक्टली आपको वो हेल्प आउट कर लेते हैं। अच्छा, इससे ये होता है कि अगर आप पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और इंग्लिश ग्रामर को आपका ओन कर रहे हैं 3 सब्जेक्ट को, तो ऐसे आपका ऑटोमेटिकली तैयार हो रहा है कंटेंट के हिसाब से और ग्रामर के हिसाब से। पीछे आप ऐसे टेक्निक को आप सिर्फ होल्ड करें तो आपका ऐसे क्लियर होता है। उसके साथ साथ आप ऑप्शनल्स की जो प्रिपरेशन है उसके लिए मेंटली तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा जो फोरम है वो आपको कंपलसरी सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा जो है वो फोकस करवाता है और उसके साथ साथ टेस्ट जो है प्रिपरेशन भी करवा रहा होता है। रीडिंग भी आपको, रीडिंग हैबिट्स भी इस तरह से डेवलप आपकी कर रहा होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कि आप इनकी करने के बाद जब ऑप्शनल की तरफ जाते हैं तो वो आपको बहुत ही आसान आपके लिए हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने एक तो ये ओरिएंटेशन टाइप डिस्कशन आपसे की कि पाकिस्तान अफेयर को हम इस फोरम पे ऑनलाइन जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको कवर कैसे करते हैं और हमारी फिर मेथोडोलॉजी क्या है और हमारे साथ जो स्टूडेंट्स होते हैं हम उनको एम्पावर कैसे करते हैं विद द पर्सपेक्टिव ऑफ नॉलेज, रीडिंग मटेरियल और टेस्ट के हिसाब से। और अगर आपका टेस्ट के कंसर्न चीज़ें जो है वो प्रिपेयर्ड हो जाती हैं इस तरह से, तो ये चीज़ें आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी, सोशल साइंस के बाकी सब्जेक्ट में भी हेल्प आउट कर रही होती हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।